हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज ये तीसरा वीडियो है, इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं और उन वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। जब मैंने ये लेसन पढ़ाया था तो उसमें ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वह मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आपको याद होंगी। पहला विकल्प लिखा है, बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलाना। तीसरा है, विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। चौथा है, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना। और पांचवा लिखा है, जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। तो ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, पहला इसमें सही होगा। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, ये भी सही है। और जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, ACE इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये 2 क्यों गलत हैं? अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना ये गलत है, क्योंकि ग्रुप में जो ग्रुप लीडर होता है वह ग्रुप के अन्य सदस्यों को आगे चलाता है अपने ग्रुप को, और स्वयं पीछे चलता है, तो इसीलिए ये गलत है। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हैं उन्हें रुकने के लिए कहना, तो ये भी गलत है। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हैं उनकी सहायता करनी है। अगर उन्हें रुकने के लिए कह दिया जाएगा तो बाद में वे पिछड़ जाएंगे, कैसे साथ ले पाएंगे ग्रुप का, तो इसीलिए ये भी गलत है। ACE इसमें सही है। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां आपको याद रखनी है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। PDF पढ़ लीजिएगा जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है, गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। दूसरा है, गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। तीसरा है, गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। और चौथा विकल्प है, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो इसमें 2 राज्यों के बारे में बताना है। जो पुदुचेरी है वह बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है और गोवा अरब सागर के तट पर स्थित है, तो D विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैप से आपको तटवर्ती राज्य याद रखने हैं। जितने भी भारत में तटवर्ती राज्य हैं आपको उनके नाम याद रखना है, और किसके तट पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? ये भी मैंने आपको बताया है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो उन्हीं टॉपिक पर बनाए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो मेरे नोट्स पूरे पढ़ लेगा, जो वीडियो पूरे देख लेगा, समझ लीजिए कि EVS में उसका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा यदि NCERT बेस्ड प्रश्न पूछा जाए, चाहे कितना घुमा फिरा के पूछा जाए। इसीलिए मैंने नोट्स बनाकर पढ़ाया है और मैंने वही लिखा है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैंने जब नोट्स बनाई तो सभी देखकर बनाया, पूरा एनालिसिस करके बनाया कि किस टॉपिक से पेपर बनता है, किस टॉपिक से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं। तो वो सभी टॉपिक मैंने जो नोट्स बनाए उनमें ले लिए, और आप लोगों को वीडियो बनाकर पढ़ा भी दिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो वहाँ पर आपको एक साथ मिल जाते हैं। अभी भी समय है, 20 दिन है, आप लोग जल्दी जल्दी से उन वीडियो को देख लीजिए और आप आसानी से EVS में अच्छे नंबर लाएंगे। ये प्रॉमिस है मेरा। यदि आप सभी वीडियो देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो आप EVS में 27 आसानी से ला लेंगे, आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प लिखा है, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दूसरा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश।
तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, और चौथा है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो मैंने आपको बताया भी था जो भारत के तेल क्षेत्र के राज्य हैं वह हैं असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। असम में तो तेल का पहला कुआं खोदा गया था, आपको पता होगा, डिगबोई शहर में, डिगबोई शहर के पास तेल का पहला कुआं मिला था असम में। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। अब सही कथन आपको पहचानना है। तो लेह में 2 मंजिला मकान बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। जो ऊपर वाली मंजिल होती है उसमें घर के सभी सदस्य रहते हैं। निचली मंजिल में जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। लेकिन जब अधिक सर्दी होती है तो घर के सभी सदस्य भी नीचे वाली मंजिल में आ जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो ये तो सही है। हिमाचल प्रदेश में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते, ये गलत है, क्योंकि बांस के मजबूत खंभों पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर जो घर बनाए जाते हैं असम में बनाए जाते हैं। लकड़ी के घर बनाए जाते हैं असम में। तो हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के घर नहीं बनाए जाते। फिर हिमाचल प्रदेश में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के घर जो हैं पत्थर के बने होते हैं। इनकी छतें जो हैं लकड़ी की बनी होती हैं। तो इस प्रकार से घर वहाँ पर बनाए जाते हैं, लकड़ी और पत्थर के। तो ये इसीलिए गलत हो गया। राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाली मिट्टी घरों में रहते हैं, बिल्कुल सही है। जो राजस्थान में घर बनाए जाते हैं उनकी दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं, क्योंकि राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, आपको पता है, रेगिस्तान है वहाँ पर। तो इसीलिए लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और उनकी दीवारों को मोटा रखते हैं। जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। दीवारों को मोटा इसलिए किया जाता है ताकि जो सूरज की गर्मी है वो घर के अंदर ना आए। तो ये भी सही है, ए सही है, सी सही है। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। श्रीनगर में हाउस बोट होते हैं, मैंने ये पढ़ाया है। लेकिन जो पर्यटक होते हैं वो इन हाउस बोट में बैठकर झीलों का मजा लेते हैं। लेकिन जो लोग हैं वहाँ के वो घरों में रहते हैं, हमेशा हाउस बोट में नहीं रहते। तो ये गलत हो गया। ए और सी इसमें सही है, यानी कि चौथा विकल्प आपका इस प्रश्न में सही हो जाएगा। जब आप पेपर देने जाएं तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझें, विकल्प भी आपको ध्यान से समझना है। अब अगर आप जल्दी में देखेंगे और ये कहेंगे कि श्रीनगर में अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं और आप टिक कर देंगे कि ए और डी सही है, तो इस तरीके से प्रश्न गलत हो जाता है। वैसे इसमें विकल्प ऐसे नहीं दिए गए हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, लेकिन फिर भी आपको विकल्प आसानी से समझ आ जाएगा यदि आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ना ध्यान से है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। पहला विकल्प है बछेंद्री पाल, दूसरा है अफसाना मंसूरी, तीसरा है सुनीता विलियम्स और चौथा विकल्प है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ग्रीष्म ओलंपिक्स में 2000 में सिडनी में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। चौथा विकल्प इसमें सही है। बछेंद्री पाल जो हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अफसाना मंसूरी ये जो है इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। सुनीता विलियम्स जो है ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ब्रॉन्ज यानी कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये ऐसा प्रश्न है, यदि आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये एसएसटी में पूछ लिया जाता है, पेपर फर्स्ट में ये ईवीएस में पूछा जाता है। पहला विकल्प लिखा है आदिवासी लोग हजारों साल पहले ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे यानी उपयोग करते रहे हैं। दूसरा है ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है। तीसरा है ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। और चौथा है ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग की जाने वाले धातु तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही है। तो आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं, ये सही है। ब्रॉन्ज का रंग चमकीला होता है, नहीं होता है चमकीला। यह कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण से पिघलाकर बनाया जाता है, ये भी गलत है। ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं, ये सही है। ए और डी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अब यदि ये जो ब्रॉन्ज है यानी कांसा, यदि ये तांबा जिंक के मिश्रण को नहीं मिलाकर बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है? तो जो कांसा है ये कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु है और प्राचीन काल में हथियारों, औजारों और मूर्तियों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो आपको याद रखना है कि ये तांबा यानी कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लिखा है एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जाता। तीसरा है केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। और चौथा है एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो परिवार के संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। पहला है विस्थापन, दूसरा है ऋतु प्रवास, तीसरा है आप्रवास और चौथा है खानाबदोशी। तो नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है ऋतु प्रवास, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है? ये जो और विकल्प लिखे हैं विस्थापन, आप्रवास और खानाबदोशी, ये क्या होते हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो विस्थापन का जो तात्पर्य है प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से होने वाले जबरन प्रयास से है। यानी प्राकृतिक कोई आपदा आ गई तो जबरदस्ती वहां के लोगों को हटाया जाता है क्योंकि उन्हें हानि ना हो, तो ये कहलाता है विस्थापन। आप्रवास क्या होता है? बेहतर अवसरों या जीवन की गुणवत्ता की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आप्रवास कहलाता है। और खानाबदोशी वे लोग होते हैं खानाबदोश जिनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता और भोजन और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो ये कहलाती है खानाबदोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी पंजे गुलाबी गुटुरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल है पहला विकल्प है फाख्ता, दूसरा है कोयल, तीसरा है कबूतर और चौथा है वसंत गौरी। कितना अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा है रंग सलेटी पंजे गुलाबी, तो आप समझ गए होंगे ये कबूतर है। और आगे भी लिखा है गुटुरगू करता हूँ, कबूतर गुटुरगू करता है, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये जो लिखा है फाख्ता, तो ये कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो घोंसलों से संबंधित मैंने जितने भी तथ्य थे सभी पढ़ाए हैं, आप लोगों को याद होंगे। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। तो मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो उसमें एक होती है रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है। नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं करती हैं और कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं छत्ते में। और जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि छत्ते बनाने का कार्य, बच्चे पालने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने का कार्य, ये जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं और नर मधुमक्खियां कोई भी कार्य नहीं करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में जो सही है, तो पहला सही हो गया कि किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं और किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो रानी मक्खी का कार्य है अंडे देना। श्रमिक मधुमक्खियां तो बहुत ही ज़्यादा कार्य करती हैं। बाकी ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। ए और बी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। पृथ्वी पर कितना ताजा जल है ये पूछा गया है। पहला है 1.2%, 5.2%, 2.7%, 3.2%। तो ताजा जल वह होता है जो मानव उपभोग और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है। यह पृथ्वी पर एक सीमित संसाधन है। और कितना है? 2.7%। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख। टीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? पहला विकल्प है लौकी, दूसरा है कद्दू, तीसरा है कटहल और चौथा है हाथी चक या वज्रांगी। तो जो बीन तुम्बा होते हैं ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? तो आपको बताया है कि यहाँ पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। ये आपको बताया है मैंने, हर बार बताती हूँ जब भी दूरी और दिशा का प्रश्न आता है। अब जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे चित्र बनाते जाएंगे और प्रश्न को हल कर लेंगे। लिखा है कि राधा अपने घर से, समझ लीजिए ये राधा का घर है। ये, और यहां से उसे कितना चलना है? 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो ये रहा 2.5 किलोमीटर, ये चल दिया राधा ने 2.5। उसके बाद यहाँ राधा खड़ी हुई है। अब क्या लिखा है कि वह अपने बाएं मुड़ती है। तो बायां किस तरफ होगा? यहाँ से चली है और ये 2.5 है, यहाँ खड़ी है, बाएं चलना है तो इस तरफ चलेगी बाएं। और ये कितना चलना है? 5 किलोमीटर। उसके बाद लिखा है फिर बाएं मुड़ जाती है, तो फिर से बाएं मुड़ जाती है, 2.5 चलती है। और अब वह अपने घर से कितनी दूर है? तो वह घर से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर है। और उसका घर किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, इस तरफ। चित्र जो है बार बार चला जा रहा है। ये 5 था, ये 2.5 था, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। यहाँ खड़ी है राधा और ये घर है, यहाँ से चली थी। तो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है वह। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में फूल अगला प्रश्न है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है?
पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, बी विकल्प इसमें सही है। शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी केरल में है। ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं, दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरों में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? तो दही और जलजीरा यानी जीरा, सी विकल्प इसमें सही है। विकल्प भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहेली ही ऐसी लिखी है कि आप आसानी से उत्तर इसका निकाल लेंगे। कितना अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आपके। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? पहला विकल्प है एथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है मीथेन। तो सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और इसका जो मुख्य घटक है वह है मीथेन। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चीलबाज गिद्ध, इनकी जो देखने की क्षमता होती है मनुष्य से 4 गुना होती है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चील और गिद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों के युगल यानी जोड़े को चुनिए। पहला विकल्प है मलेरिया और डेंगू, दूसरा है हैजा और चिकनगुनिया, तीसरा है हैजा और मलेरिया और चौथा है चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का जो युगल है वह है मलेरिया और डेंगू। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हैजा किससे फैलता है? तो भोजन और पानी के द्वारा ये फैल जाता है, गंदे पानी से हैजा फैल जाता है। चिकनगुनिया मच्छर से ही फैलता है और जो मियादी बुखार है ये भी दूषित पानी के कारण हो जाता है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था, आप समझ गए होंगे। पहला विकल्प लिखा है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है झारखंड। तो ये जो विशेषता है ये राजस्थान के घरों की है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। तो चार चिनारी जो है, पहला विकल्प लिखा है हैदराबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है मैसूर और चौथा है श्रीनगर। तो चार चिनारी श्रीनगर में स्थित है। यह जो है चार राजसी चिनार के पेड़ों का एक समूह है, इसीलिए इसे चार चिनारी कहा जाता है और श्रीनगर में डल झील के बीच में स्थित है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसकी सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। पहला विकल्प है स्लॉथ, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बाघ और चौथा है घोड़ा। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, बाघ, टाइगर। ये जो है पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। इसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला विकल्प है गेहूं मूसला जड़, दूसरा है मक्का मूसला जड़, तीसरा है गाजर मूसला जड़ और चौथा है बांस मूसला जड़। तो इसमें सी विकल्प सही है, गाजर मूसला जड़।
गेहूं और मक्के में रेशेदार जड़ पाई जाती है और बांस में प्रकंद जड़ पाई जाती है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक एक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई की अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल तक ना पहुंच जाएं। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो अभी धाबू के रेगिस्तानों में ये वृक्ष नहीं पाया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि ये जो वृक्ष है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक इसका नाम है, पाया ऑस्ट्रेलिया में जाता है, तो पहला तो गलत हो गया। बी सही है। इसकी जो ऊंचाई होती है विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सही है। इसकी जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। ये भी सही है। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। ये भी सही है। और इसके तने में पानी एकत्र हो जाता है। जब कभी भी वहां पर सूखा होता है तो वहां के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालकर पीते हैं। तो BCE इसमें सही है। डी भी गलत है। BCE सही है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।